हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं प्यून का एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो हम आपके लिए रोज़ नई नई क्लासेस लेके आ रहे हैं ताकि आप अपने एग्ज़ाम को और भी ज़्यादा मजबूत बना पाएँ। तो चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, चालू खाता घाटा क्या है? CAD। देखिए ये CAD का फुल फॉर्म क्या है? हिंदी में हम इसे चालू खाता घाटा कहते हैं और CAD का फुल फॉर्म है करेंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। देखिए क्या होता है चालू खाता घाटा? क्या होता है चालू खाता घाटा? तो मैं आपको बता दूं, जब देश का आयात उसके निर्यात से ज्यादा हो जाता है। जब देश का कुल आयात कुल आयात कुल आयात उसके कुल निर्यात से ज्यादा होता है, तब इसे हम चालू खाता घाटा कहते हैं। देखिए वस्तुओं के निर्यात तथा आयात के संतुलन को हम क्या बोलते हैं? व्यापार संतुलन कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, तो वस्तुओं का निर्यात तथा आयात इन दोनों के संतुलन को हम क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन। और व्यापार संतुलन जो होता है वो चालू खाता संतुलन का एक हिस्सा होता है। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि चालू खाता घाटा क्या है। तो देखिए चालू खाता घाटा है वो देश के कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने से होने वाला घाटा है। ठीक है, जो इसका जो आयात है कुल आयात वो अधिक है, किससे ज्यादा? निर्यात की तुलना में। ठीक है, तो निर्यात से ज्यादा क्या है? आयात है। तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से जो होने वाला घाटा है उसी को हम चालू खाता घाटा कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए चालू खाता घाटा इसका संबंध किससे? तो भुगतान संतुलन से। याद रखिएगा चालू खाता घाटा का संबंध किससे? भुगतान संतुलन से। और भुगतान संतुलन को दो रूपों में विभाजित किया गया है। पहला कौन सा है? पहला है चालू खाता और दूसरा है पूंजी खाता। ठीक है, देखिए चालू खाता क्या है? तो इसमें दृश्य व अदृश्य अर्थात वस्तु एवं सेवाओं के आयात निर्यात के साथ ही साथ एक पक्षीय भुगतान, ब्याज, लाभांश भुगतान व उपहार आदि को शामिल किया जाता है। इसमें निर्यात से अधिक आयात होने पर चालू खाता घाटा होता है। ठीक है, जब आयात जो है वो निर्यात की तुलना में अधिक हो जाता है तो चालू खाता घाटा होता है। पूंजी खाता क्या होता है? तो देखिए इसमें सभी प्रकार के अंतरराष्ट्रीय पूंजीगत अंतरण, स्वर्ण के आदान प्रदान, निजी भुगतान, राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंधित भुगतान व प्राप्तियां शामिल की जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो मैंने आपको बताया था अपनी पिछली कक्षाओं में कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी तथा सरकारी, ठीक है, निजी तथा सरकारी दोनों का हस्तक्षेप होता है उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था अपनी पिछली कक्षाओं में कि एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा क्या था? समाजवादी था। ठीक है, समाजवादी। पूंजीवादी में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो स्वामित्व होता है वो किसका होता है? इसमें निजी स्वामित्व होता है। और समाजवादी में जो होता है वो सरकार का स्वामित्व होता है। लेकिन दोनों का स्वामित्व जिसमें होता है, दोनों को मिला के जिसका स्वामित्व होता है वो होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? निजी तथा सरकारी दोनों का स्वामित्व होता है, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं वर्तमान में ऐसी कोई भी पूर्ण रूप से पूंजीवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है। अब जो अर्थव्यवस्था चलती है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था ही चलती है। तो वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था चलती है वो क्या है? वो मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, मतलब दोनों का बराबर बराबर स्वामित्व होता है। ठीक है, जितना सरकार का स्वामित्व है उतना निजी का भी रहता है। तो निजी और सरकार इसमें दोनों का स्वामित्व होता है, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत
किसको कहा जाता है? तो देखिए, ये उदारीकरण, मैं आपको बता दूं कि उदारीकरण की शुरुआत कब की गई थी? 24 जुलाई 1991 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी इस दिन में। क्या किया गया था? एलपीजी नीति लाई गई थी। एलपीजी नीति आप सभी जानते होंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये नीति इसमें लाई गई थी। और ये किसके द्वारा लाई गई थी? तो ये मनमोहन सिंह के द्वारा लाई गई थी। मनमोहन सिंह ने इस नीति को लाया था। तो देखिए, लिबरलाइजेशन जिसे हम उदारीकरण की नीति कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन इसे हम निजीकरण कहते हैं, निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन जिसे हम वैश्वीकरण कहते हैं, वैश्वीकरण। तो ये जो नीति थी वो किसके द्वारा लाई गई थी? वो मनमोहन सिंह के द्वारा लाई गई थी। तो देखिए, ये अग्रदूत किसको कहा जाएगा? तो ये है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई, जिसे एलपीजी नीति या उदारीकरण की नीति कहते हैं। एलपीजी मैंने बता दिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो देखिए इसके अग्रदूत कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। अग्रदूत कौन थे इनके? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो उस समय क्या थे? भारत के वित्त मंत्री थे तथा प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। इसलिए इसे राव मनमोहन सुधार भी कहते हैं। इस नीति को क्या कहते हैं? राव मोहन सुधार भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। कब चुना? देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था को, तो देखिए मैंने आपको बताया था मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है अभी। तो देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था हम ऐसी अर्थव्यवस्था को बोलते हैं जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी होती है। किसकी किसकी? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की इसमें भागीदारी होती है। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की इसमें भागीदारी होती है। तो देखिए, ये कब चुना गया था? ये 1948 की औद्योगिक नीति में इसको चुना गया था। ठीक है, क्यों चुने थे? क्योंकि देखिए इनमें बहुत सारे फायदे थे। पहला क्या था? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व था, मतलब दोनों का अपना अपना भागीदारी था, दोनों का अपना स्वामित्व था। ठीक है, इसमें लाभ क्या थे इसको चुनने की? कि अर्थव्यवस्था का संतुलन जो है वो बना हुआ था। अर्थव्यवस्था के संतुलन को बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था के संतुलन को बनाए रखने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का चुनाव किया गया था। दूसरा क्या था? कि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी से। इसमें क्या है कि एकाधिकार क्या समाप्त हो गए से, एकाधिकार समाप्त करने के लिए इसको बनाया गया था। तीसरा क्या था? कि सरकारी सहायता भी इससे मिलती रहती थी और भी इसके जो फायदे थे। इसलिए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था। और कब चुना था? 1948 की औद्योगिक नीति में इसको चुना गया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए, साख पत्र दिया जाता है। कब दिया जाता है साख पत्र? तो देखिए, साख पत्र जो है वो एक निर्यातकर्ता के द्वारा दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट इसको बोलते हैं। तो देखिए, लेटर ऑफ क्रेडिट भुगतान सुनिश्चित करने हेतु दस्तावेज होता है। ये आयातकर्ता के निवेदन पे दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? आयातकर्ता के निवेदन पर दिया जाता है। किसी वित्तीय संस्था द्वारा निर्यातकर्ता के रूप में इसको जारी किया जाता है। यह होता है साख पत्र। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, साख पत्र से आस है, लेटर ऑफ क्रेडिट से है, जो भुगतान सुनिश्चित करने हेतु दस्तावेज है। यह आयातकर्ता के निवेदन पर किसी वित्तीय संस्था द्वारा निर्यातकर्ता के रूप में जारी किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम नाबार्ड भी कहते हैं, इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो आप सभी जानते होंगे नाबार्ड के बारे में। अगर इस पे बनाया जाए वीडियो तो एक पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है नाबार्ड, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये
एकदम आईएमपी टॉपिक है ये, बहुत सारे एग्जामों में नाबार्ड के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए नाबार्ड नाबार्ड की जो स्थापना थी वो 1980 से 1985 के दौरान की गई थी। इसका स्थापना कब किया गया था तो मैं आपको बता दूं, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। हम हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है, ये देखिए इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। इसका मुख्यालय की बात करूं तो मुख्यालय कहाँ है इसका, तो मुख्यालय इसका मुंबई में है। ठीक है, यह किसके लिए काम करता है, तो देखिए ये संस्था जो होती है वो कृषि शाख के क्षेत्र में काम करती है। किसके क्षेत्र में, कृषि शाख के क्षेत्र में इस काम करती है। और इसका स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 6वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी। इसकी अवधि क्या थी, 1980 से 1985 के बीच। ठीक है, 6वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में इसकी शुरुआत की गई थी। स्थापना थी 12 जुलाई 1982, मुख्यालय मुंबई, और किसके लिए, कृषि शाख के क्षेत्र के लिए ये कार्य करती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है कौन सा बैंक। नाबार्ड के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि ये कृषि ग्रामीण क्षेत्र के लिए काम करता है। व्यापारिक बैंक कौन सा है, तो देखिए व्यापारिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम एसबीआई भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं बात करूं भारत के सबसे बड़े व्यापारिक बैंक की, नंबर 1 पे आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरे नंबर पे आता है पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा है, पंजाब नेशनल बैंक। और तीसरा जो बैंक होता है वो है तीसरे नंबर पे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, ये है तीसरे नंबर का। और बैंकों का जो बैंक है वो आप सभी जानते हैं, बैंकों का बैंक आरबीआई को बोलते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, लीड बैंक का कार्य किया जाता है, किस बैंक के द्वारा लीड बैंक का कार्य किया जाता है। तो देखिए लीड बैंक क्या होता है, लीड बैंक एक तरीके का क्या होता है, संस्थान होता है, बैंकिंग संस्थान है ये, जो क्या कार्य करता है, देखिए इनके ऊपर एक से अधिक जो ऋणदाता वाली कोई परियोजना होती है उनको देखने का, देख रेख करने का, उनकी प्रबंध करने की इनकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, लीड बैंक होता है वो एक एजेंट के रूप में कार्य करता है, किसके रूप में, एजेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए किसके लिए कार्य किया जाता है, तो इस कार्य हेतु नामित बैंक द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस कार्य हेतु नामित बैंक द्वारा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के संबंध में बीओपी का अर्थ है, क्या होता है बीओपी। देखिए बीओपी क्या बोलते हैं हम बीओपी को, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, बीओपी को बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, भुगतान संतुलन। क्या बोलते हैं इसको, भुगतान संतुलन। क्या होता है ये, तो मैं आपको बता दूं, भुगतान संतुलन एक देश के समस्त आयात और निर्यात, किससे, देश के समस्त आयात व निर्यात व अन्य सेवाओं के मूल्यों का संपूर्ण विवरण देता है। ठीक है, जितने भी आयात निर्यात होते हैं या और भी जो सेवाएं होती है उनका क्या करता है, ये विवरण तैयार करने का कार्य करता है। ठीक है, जिसे हम बीओपी कहते हैं। तो इसमें बीओपी का क्या अर्थ है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें बीओपी का अर्थ है भुगतान संतुलन से। अभी मैंने बताया कि क्या बोलते हैं इसको, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुलेट ट्रेन के लिए जापान किस ब्याज दर पर भारत को ऋण देगा। तो देखिए भारत को किस ब्याज दर पर ऋण देगा, तो वो है 0.1% पे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
और कहाँ की गई थी? तो कोलकाता में। कहाँ की गई थी? कोलकाता में इसको किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में बड़े नोटों की विमुद्रीकरण का क्या लक्ष्य था? विमुद्रीकरण का क्या लक्ष्य था? तो देखिए सबसे पहले जानते हैं कि ये विमुद्रीकरण क्या होता है। तो देखिए विमुद्रीकरण वह प्रक्रिया होती है, कौन सी प्रक्रिया होती है? जिसके द्वारा सरकार क्या करती है? जिसके द्वारा सरकार किसी भी मूल्य वर्ग की मुद्राओं को अवैध घोषित कर सकती है। किसी भी मूल्य वर्ग की जो मुद्राएं होती है, मुद्राओं को अवैध घोषित कर सकती है। मतलब वो मुद्रा किसी भी मूल्य वर्ग की हो, चाहे 1000 की, 500 की, जो भी हो, उसको क्या कर सकती है? अवैध घोषित कर सकती है। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अवैध घोषित करना, जैसे मैं आपको बता दूं कि इसको क्या बोलते हैं? हम नोटबंदी बोलते हैं। आसान भाषा में हम इसको क्या बोलते हैं? कि नोटबंदी। ये इस बार जो नोटबंदी हुई थी लास्ट टाइम, वो कब हुई थी? 8 नवंबर को हुई थी। आपको याद होगा कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रात को 8 बजे ही क्या कर दिया गया था? नोटबंदी कर दी गई थी, जिसमें 500 से 1000 नोट थे उनका क्या कर दिया गया था? विमुद्रीकरण कर दिया गया था। ठीक है, क्या कर दिया गया था? विमुद्रीकरण कर दिया गया था। तो क्यों किया जाता है? लक्ष्य क्या होता है इसका? तो देखिए इसका लक्ष्य होता है कि पहला तो काला धन को समाप्त करना। ठीक है, जितने भी लोग काला धन रखे हैं वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। जब नोटबंदी हो जाता है तो लोग इस नोट का करेंगे क्या? और अगर जाएंगे बैंक में जमा कराने तो उनको बताना पड़ेगा कि वो कहाँ से आया पैसा। ठीक है, जाली मुद्रा को बाहर करना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसका लक्ष्य क्या था? तो हम देखें तो यहाँ पे उपयुक्त सभी सभी क्या थे? इसके लक्ष्य थे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस आप अपनी तैयारी को ऐसे ही और मजबूत बनाने के लिए आप हमारे ऐप एजुकेशन हब, ये क्या है? हमारा ऐप है। यहाँ पे मैं आपके लिए उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। यहाँ इस ऐप में हम आपके लिए बेहतर से बेहतर टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। इस टेस्ट सीरीज को दिला के आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है वो अभी प्यून एग्जाम के लिए है। किस एग्जाम के लिए? प्यून एग्जाम। प्यून एग्जाम आने वाला है, आप सभी जान रहे हैं। तो आप अपने एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए इस टेस्ट सीरीज को दिला के और भी अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। प्राइस की बात करूं मैं इस टेस्ट सीरीज की, तो इसका प्राइस मात्र 99 रुपीज है, जो कि बहुत ही कम है। आप आसानी से चाहें तो इस टेस्ट सीरीज को दिला सकते हैं। और इसके साथ ही जो और भी एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए मैथ्स और रीजनिंग का क्या है? कंप्लीट पैकेज है, जिसका प्राइस तो 1200 रुपए है, लेकिन हम इसको आपको 50% डिस्काउंट के साथ देंगे, जिसके बाद आपको सिर्फ 599 रुपए में आपको मैथ्स और रीजनिंग का एक बेहतरीन पैकेज मिल जाएगा, जिसकी तैयारी करके आप आने वाले डापम या पीएससी के एग्जामों में अपनी पकड़ मजबूत बना सकते हैं। तो आप अगर चाहें तो ये प्यून का टेस्ट सीरीज जो मात्र 99 रुपीज में है, और मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट पैकेज जो मात्र 599 रुपए में है, इसको आप खरीद सकते हैं। आपको ये 50% डिस्काउंट लेने के लिए क्या करना होगा? आपको एक छोटा सा कूपन कोड डालना होगा। कूपन कोड क्या है? प्यून15 आप डालेंगे जैसे ही, तो आपको ये 1200 रुपए का जो पैकेज है वो मात्र 599 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा? आपको प्ले स्टोर में जाके हमारा ऐप एजुकेशन हब डाउनलोड करना होगा, और वहां पे आपको ये टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। आप चाहे तो दोनों ले सकते हैं, और आप चाहे तो दोनों में से कोई एक भी ले सकते हैं। तो आप वहां पे जाके अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। और अगर आपको वहां पे ना समझ आए तो आपको यहाँ पे हमारा एक मोबाइल नंबर है, आप यहाँ पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8305843617। इस मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1 रुपए के भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो मैंने आपको अपनी पिछले ही क्लास में बताया था कि 1 रुपए का जो नोट होता है, आपने उसको देखा होगा पुराना वाला नोट, उसमें जो हस्ताक्षर होता है वो किसका होता है? वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, वित्त मंत्रालय के सचिव का इसमें हस्ताक्षर होता है। जबकि जो 2 रुपए के नोट होते हैं, और 2 रुपए के नोट से लेकर 2000 रुपए तक के जो नोट होते हैं,
उसमें आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, 1 रुपए के भारतीय नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो सचिव का। कहाँ के? वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है, जबकि 2 रुपए से 2000 रुपए के नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुपए का प्रतीक चिन्ह को किसने तैयार किया है? तो देखिए रुपए का जो प्रतीक चिन्ह है उसको उदय कुमार ने तैयार किया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 15 जुलाई 2010 को उदय कुमार द्वारा निर्मित रुपए के प्रतीक चिन्ह को स्वीकार किया गया। भारतीय रुपए के लिए अंतरराष्ट्रीय कोड क्या है? INR है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए? तो देखिए न्यूनतम कोष प्रणाली के अनुसार मैं बता दूं, भारतीय रिजर्व बैंक को अपने पास कम से कम 200 करोड़ रुपए की पूंजी, ठीक है, 200 करोड़ का पूंजी रखना चाहिए और 115 करोड़ रुपए का क्या रखना चाहिए? स्वर्ण रखना चाहिए और 85 करोड़ रुपए की प्रतिभूति, 85 करोड़ की प्रतिभूति अपने पास रखनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए कम से कम 200 रुपए करोड़ की क्या रखनी होती है? उसको पूंजी रखनी होती है। और स्वर्ण कितना रखना होता है अपने? 115 करोड़ का स्वर्ण अपने पास रखना पड़ता है और 85 करोड़ रुपए की प्रतिभूति अपने पास रखनी पड़ती है। ठीक है, 85 करोड़ की प्रतिभूति। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने रुपए का स्वर्ण अपने स्टॉक में रखना आवश्यक है हमेशा। यहाँ पे सिर्फ स्वर्ण की बात की, तो स्वर्ण कितना मैं आपको बताया? 115 करोड़। तो 115 करोड़ रुपए यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है। देखिए सिक्कों की जो ढलाई होती है वो कहाँ होती है मैं आपको बता दूं, ये होती है मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में। ठीक है, 4 जगह मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में की जाती है। तो सिक्कों की ढलाई कहाँ कहाँ की जाती है? तो देखिए कहाँ पे? ये मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि दिल्ली तो इसमें आता ही नहीं है, तो ये ऐसी गलत हो गया सब। तो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में यहाँ पे सिक्कों की ढलाई की जाती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बाजार जहां नई प्रतिभूतियां पहली बार खरीदी व बेची जाती है। तो देखिए नई प्रतिभूतियां जहां पहली बार खरीदी और बेची जाती है उसको किसके नाम से जाना जाता है? किसके नाम से जानते हैं उसको? तो देखिए उसको हम पूंजी बाजार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दलाल स्ट्रीट स्थित है। कहाँ स्थित है दलाल स्ट्रीट? तो देखिए आप सभी जानते हैं कि दलाल किसको कहते हैं, तो दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो मैं आपको बता दूं कि ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? मुंबई में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए दलाल स्ट्रीट यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्या है? पता है। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शेयर बाजार में कौन सटोरिया नहीं है? कौन नहीं है? तो देखिए इसमें कौन नहीं है? तो स्टैग जो है वो सटोरिया नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए तेजड़िया किसको कहते हैं? शेयर या कमोडिटी बाजार आदि के ऐसे सदस्य हैं जो कि बाजार में तेजी अर्थात भाव बढ़ाने की आशा रखते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? जो बाजार में भाव बढ़ाने की आशा रखते हैं उनको हम तेजड़िया कहते हैं। मंदिड़िया किसको कहते हैं? तो वो भाव गिराने की आशा रखते हैं, उनको हम मंदड़िया कहते हैं। ठीक है, और दलाल आप सभी जानते हैं जो दलाली का काम करते हैं
देखिए, तेजड़िया जो भाव को बढ़ाने की बात करते हैं, या ये क्या काम करते हैं, भाव बढ़ाने की बात करते हैं। मंडलिया क्या करते हैं, भाव गिराने की बात करते हैं। दलाल जो दलाली का काम करते हैं। ठीक है, सो गाइस हमारा ये वीडियो यहीं तक था। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।